हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए पहला टेस्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 8 जून, 9 जून और 10 जून को होने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग पहले शिफ्ट के पूरे पेपर को हल करने वाले हैं। याद रखिएगा, समय आप सभी का 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होगा। जैसे आप पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, परीक्षा में बैठेंगे, तो एग्जामिनर जब आपके हाथ में पहला रियल पेपर थमाएगा तो किस तरह से आप सभी को पेपर को टैकल करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उसी तरह आज के इस सेशन में हम लोग सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक एक प्रश्नों को पढ़ने वाले। एक तरह का आप रियल पेपर ये दे रहे होंगे अपने परीक्षा में बैठकर, वैसा फील आप सभी को इस पेपर में होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पेपर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, यानी महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न पत्र में पूरे 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। याद रखिएगा, केवल नीले या काले बाल पेन का ही प्रयोग करिए। आप अपने पेपर में देने जाने से पहले 2 पेन रखिएगा भाई, एक काला और नीला पेन अपने पास रखिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कठिन लेखन या निशान लगाने पर आपकी उत्तर पुस्तिका निरस्त की जा सकती है। यानी जब आपके पेपर में आपको रियल पेपर मिलेगा तो आप सभी को किसी प्रकार का पेपर को उस पर कुछ लिखना नहीं है, कटिंग नहीं करना है, मोड़ना उसे नहीं है। एकदम साफ सुथरा अपने पेपर को रखना है, क्योंकि उत्तर सीट के साथ साथ आपका पेपर भी जमा होगा, ठीक है। एग्जामिनर दोनों ले लेंगे। अपने प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान पर अवश्य रखें। उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर ही दीजिए। अपना गोला आप उत्तर पर ही, जो गोला भरना होगा वो उत्तर सीट पर ही दीजिए, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले 30 मिनट तक परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी आप सभी को। अंतिम 10 मिनट में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी आधे घंटे तक और अंतिम 10 मिनट में, जो अंतिम 10 मिनट का है, जो आपका 2 घंटा का पेपर होगा, यानी उसमें एक घंटा जो 20 मिनट है, यानी 1 घंटा 10 मिनट तक आप कहीं जा सकते, लेकिन जो लास्ट के 10 मिनट होंगे आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया है कि अब परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पत्रक और प्रश्न पुस्तिका जमा करना अनिवार्य होगा। हमने आपको बताया कि उत्तर सीट प्लस प्रश्न पत्र आपको दोनों जमा करना होगा। फिर उसका देखिए, नकल करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी बात है कि परीक्षा तिथि आपका 8, 9 और 10 जून होने वाले सुनिश्चित हो चुका है। तो यहाँ से अपनी तैयारी रखिए और देखिए कि आपके पेपर में कैसे कैसे रियल प्रश्न पूछे आने वाले। तो इस पूरे पेपर को आप हल करिए। आप सभी को एक अंदाजा लगेगा कि यूपी आयोग आप सभी से कैसे सवाल पूछने वाली है 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को, ठीक है। तो इस पूरे पेपर को आप जरूर हल करिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, सांझी शिल्प या कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? सांझी शिल्प कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? फैजाबाद में, अलीगढ़ में, मथुरा में या मिर्जापुर में? तो ये फेमस है मथुरा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेंगे, मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करेंगे या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट का नाम क्या था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो टाइगर था भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय वास्तुकला के जनक रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय वास्तुकला के जनक रूप में किसे जाना जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो बीबी दोषी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चीन में, हेग में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो द हेग में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का 21 वर्ष में संशोधन किया गया था।
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का किस वर्ष में संशोधन किया गया था? 2017 में, 2019 में, 2020 में, 2018 में? तो ये किया गया था 2019 में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों पहले आप लोग ये यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर 16 मई से पहले पूरे 1500 नए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए भाई। जिस तरह से आपके एक सेट में, यानी जब अपने रियल पेपर में बैठेंगे तो आपका शिफ्ट खुलेगा तो सामान्य ज्ञान के 38 सवाल मिलेंगे, तो सेम उसी तरह 38 सवाल आपको जीके मिलेगा। उसका दूसरे सेक्शन में सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद मैथ के पूरे 20 सवाल मिलेंगे, 55 सवाल आपके रीजनिंग के मिलेंगे। तो जिस तरह से आपका रियल पेपर होगा उसी फॉर्मेट में यह टेस्ट सीरीज है भाई। तो पहले तो आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करके इस नंबर पे ये सारा टेस्ट मंगाए। इसके अलावा हम आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, संपूर्ण जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं भाई। जिस तरह से यूपी के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं वैसे प्रश्न आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस नंबर में मैसेज करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी रखिए कि इस बार हमें कट ऑफ को क्लियर करना है। जिस तरह से भाई कल यूपीएसआई का रिजल्ट आया तो आपने कट ऑफ को देखा होगा, तो उसी तरह अपनी तैयारी को रखिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं भाई यूपी के। इस बार आपको एक सीट लेनी है, ठीक है। प्रांतों में द्वीप शासन के उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वीप शासन के उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। वित्त मंत्री कौन थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया? तो साथियों वित्त मंत्री कौन थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामा पुस्तक लेखक कौन थे? तो साथियों शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामा पुस्तक लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम उम्र कितनी है? भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम उम्र कितनी है? तो भाई 18 वर्ष है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो साथियों प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? बताइए कौन सा भारतीय राज्य 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम या त्रिपुरा? तो वो कौन सा राज्य है भाई जो 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? वो त्रिपुरा राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। ग्लोबल विलेज का विकास किस अवधारणा पर आधारित है? तो साथियों ग्लोबल विलेज का विकास किस अवधारणा पे आधारित है? तो परिवहन और संचार विकास पर आधारित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? तो साथियों भारत का जो पहला पीको उपग्रह है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा स्टड सेट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत क्या होता है? तो साथियों कार्बन चक्र में पौधों के लिए कार्बन का स्रोत क्या होता है? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से कौन सा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो साथियों कौन सा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है भाई।
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को तुरंत ऑन कर लेंगे भाई, कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, ठीक है। और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन का गैप नहीं होगी मेरे दोस्त, तो जरूर आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए। इनमें से कौन सा राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य है? तो कौन सा राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य है? तो यूएसए है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो अनुमस्तिष्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 23 को, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्त, भूदान यज्ञ जो है यानी भूमि उपहार आंदोलन है, इसके संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, रैंड या जार किस देश की मुद्रा है? रैंड या जार किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई? तो साथियों उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 2023 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति क्या हो सकता है? महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और जो राजनीति है अलग नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, किस वायसराय यानी वायसराय लॉर्ड डफरिन के युग में एक महत्वपूर्ण घटना थी? वो कौन सी घटना थी? यानी किसकी स्थापना की गई थी? वायसराय लॉर्ड डफरिन के युग में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। कब हुई थी? 1885 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 75.14% है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो साथियों कौन सा लोकनृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया नहीं है भाई, विदेशिया तो बिहार से संबंधित है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में नहीं था? कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची में ए में नहीं था? तो भाई नमक का खनन नहीं था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, किसे स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों किसे स्थानांतरण खेती के रूप में भी जाना जाता है? तो स्लैश एंड बर्न को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो साथियों पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा किसमें घटित हुई थी? बताइए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा कहाँ पर घटित हुई थी भाई? तो ये भोपाल में, भोपाल जो त्रासदी हुई थी ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो साथियों किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें को, 61वें के, 39वें को या 52वें को? तो किसे बोला जाता है लघु संविधान? तो 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो साथियों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के है ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के लिए चुनाव संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 के है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो साथियों किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा मतंग किसका पर्यायवाची? भाई 38 सवाल जीके कंप्लीट हो गया। तो बताइए कितना स्कोर बना आपके पेपर में, यानी आपके रियल पेपर में 38 सवाल जीके आने वाले ना, तो टोटल स्कोर कितना बना? अब 37 आपको हिंदी के मिलेंगे। कम से कम भाई आप सभी का 25 से 28 सवाल के बीच में से होना चाहिए, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। भाई आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है मेरे दोस्त? तो ये हाथी का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात ये किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्न में से तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तालाब का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? जैसे सरोवर है, ठीक है, पुष्कर भी है, पद्माकर, लेकिन ध्रुव नंदा नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो श्यामा नारायण पांडे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों तालव्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? च छ ज एक झ एक तालव्य व्यंजन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो साथियों कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है भाई? जैसे स्वर्णिम है, श्रद्धालु है, सामाजिक, लेकिन अच्छाई नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो साथियों माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप सभी बताएंगे। माधुर्य में तो यह लगा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइए दोस्त मेरे, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी संकट है, ना कि बड़े बड़े। इसमें कौन सा अशुद्धि है? बड़े बड़े। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बड़ी बड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बड़ी बड़ी होना चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी। तो इसमें कौन सा अशुद्धि है ये भी तो बताना, यानी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छाटिए। तो साथियों मूल स्वरों वाला वर्ग छाटिए। अ, ई, उ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। डिबिया का बहुवचन क्या होगा? साथियों डिबिया का बहुवचन क्या होगा? तो डिबिया का डिबिया होगा, मात्रा लेकिन याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 49 को। निम्नलिखित में से मुहावरा पांव उखड़ जाना, इसका क्या अर्थ है? पांव उखड़ जाना इसका क्या अर्थ है? पराजित होकर भाग जाना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम क्या होगा? वाक्य का सही क्रम क्या होगा? से जारी था खेल उत्साह बड़े थे, खेल बड़े उत्साह से जारी थे, खेल उत्साह बड़े से जारी था, बड़े खेल उत्साह से जारी था। भाई देखिए बी ऑप्शन सही क्रम है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सत्याग्रह मतलब कि सत्य के लिए आग्रह। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। गणित में प्रयुक्त होने वाला चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण माना जाएगा? गणित में प्रयुक्त होने वाला चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण माना जाएगा? तो द्विगु का। सी ऑप्शन द्विगु समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो पुराण प्लस इक होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? तो साथियों चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल है,
जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्ध मागधी से हुआ है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली, हर एक अलग सब्जेक्ट का टेस्ट भी हो रहा है आप सभी का, ठीक है? तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन आप जरूर करके रख लीजिए अभी तुरंत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अरबी, ये भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित में से क्रिस शब्द के लिए विलोम युग्म की पहचान कीजिए। क्रिस शब्द के लिए विलोम युग्म की पहचान करना है तो कौन सा भाई? प्रवृद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों भाववाचक उदाहरण इनमें से कौन सा है? धूप में चला नहीं जाता, तो यही क्या है? भाववाचक का उदाहरण है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो मेरे होश उड़ गए, इसमें सही प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? मेघ एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो जैसे बंदर है, वृक्ष है, देश, लेकिन यमुना नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। नेतृत्व शब्द का विलोम बताइए। नेतृत्व शब्द का विलोम तो अनुसरण होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जीत प्लस इंद्रिय होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। धरित्री का तद्भव रूप क्या है? तो साथियों धरित्री का तद्भव रूप क्या है? तो धरती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 66 को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? तो साथियों कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? तो ल, य, र, ल, व होते हैं, जो य होते हैं, र होते हैं, ल होते हैं और व होते हैं, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन जो तीनों स होते हैं और एक ह होते हैं, ये उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। दूध, पानी, धन, घी इत्यादि में विशेषण के कौन से भेद लगेंगे? तो साथियों दूध, पानी, धन, घी इत्यादि में विशेषण के कौन से भेद लगेंगे? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण लगेंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। खिलौने वाला के रचयिता कौन है? तो साथियों खिलौने वाला के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करते उन्हें क्या कहते हैं? तो विभाव बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्न में से उत्तर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? साथियों उत्तर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो हल होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। कुंज शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को चिन्हित करिए। कुंज शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? तो समूहवाचक के अंतर्गत है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 73 को। निम्नलिखित में से मुहावरा 99 के फेर में पड़ना, इसका क्या अर्थ है? 99 के फेर में पड़ना, इसका क्या अर्थ है? धन संग्रह की चिंता में पड़ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जैसे आम्र है, त्वरित है, सलाका, लेकिन सुई नहीं है तत्सम शब्द। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 75 को।
जो अपने मूल स्थान से हट गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपने मूल स्थान से हट गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो विस्थापित होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये आप सभी का पूरा 75 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का पहले टेस्ट यानी 75 सवाल में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आप सभी किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मेरे दोस्त डेली इस तरह आप सभी के बीच में क्लास आएगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो आप अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है भाई, उसी के लिए हम लोग निकले हैं। यही रण का आगाज है कि इस बार हमें एक भी सवाल गलती नहीं करना है पेपर में। जो भी प्रश्न आए हमें उसका उत्तर मालूम होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप डेली क्लास करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, यूपीएसआई का पेपर डाउनलोड करके उसमें आप रीजनिंग और मैथ के सॉल्व को हल कर लीजिए मेरे दोस्त, वहीं सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कौन है इस सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।